Hello students, our next topic is resolution of a vector. वेक्टर को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर यानी कि वेक्टर के रेजोल्यूशन से हमारा क्या अभिप्राय है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स which together produce the same effect as is produced by given vector alone is called resolution of vector। कहता है बेटा किसी भी गिवन वेक्टर को या किसी भी वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में डिवाइड करना, तोड़ना क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। किसी भी गिवन वेक्टर को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देना या किसी वेक्टर को दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के अंदर तोड़ देना क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए जिन वेक्टर्स के अंदर किसी वेक्टर को जिन वेक्टर्स में स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है, वो वेक्टर्स भी सभी वेक्टर्स मिलकर के उतना ही वेक्टर प्रोड्यूस करेंगे जितना वो अकेला कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास से कोई वेक्टर आ रहा है, ठीक है बेटा, इस वेक्टर को आपको रिजोल्व करना है, इसको दो वेक्टर्स में तोड़ना है, किन्हीं दो वेक्टर में इसको रिजोल्व करना है। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया, इस वेक्टर आर को वेक्टर ए और वेक्टर बी में क्या करेंगे, इसको रिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस वेक्टर को इस गिवन वेक्टर आर को वेक्टर ए और वेक्टर बी में तोड़ दिया या स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर दिख रहे हैं आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों मिलकर भी उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जितना ये अकेला कर रहा था। अगर फॉर एग्जाम्पल ये फोर्स वेक्टर होता, ठीक है, ये मान लीजिए अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन फोर्स था, ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के, तो ये दोनों वेक्टर्स में मिलकर के उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना अकेला 5 न्यूटन कर रहा था। ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, ये क्या था आपका, सॉरी ये था आपका क्या गिवन वेक्टर आर, जिसकी वैल्यू हमने मान ली फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन है, इसको हमने थोड़ा कितने में 4 न्यूटन में और 3 न्यूटन में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ इन दोनों का जब हम सम करते हैं ट्राइंगल लॉ में वेक्टर एडिशन से, तो उतना ये दोनों मिलकर के उतना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जितना अकेला 5 न्यूटन कर रहा था यहाँ से। ठीक है, ओके, the vectors into which a given vector is fitted for producing same effect as is of given vectors are called component vector of a given vector। कहता है बेटा उस वेक्टर को यानी इस वेक्टर आर को जिन वेक्टर्स में हमने तोड़ा है, स्प्लिट किया है, वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट वेक्टर्स। यानी कि यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए की वैल्यू हमने मानी 4 न्यूटन और वेक्टर बी की वैल्यू क्या मानी 3 न्यूटन। ये दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये कंपोनेंट वेक्टर्स है। वेक्टर आर तो वो है जो अपने गिवन है जिसको हमें रिजोल्व करना है या स्प्लिट करना है। ठीक है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? इसके कंपोनेंट वेक्टर्स है। ठीक है, ये कंपोनेंट वेक्टर्स यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों मिलकर उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जितना ये वेक्टर आर अकेला कर रहा था। ठीक है, इसलिए हमने आगे लिखा है कि वेक्टर आर इज टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। कहता है कि मान लीजिए वेक्टर आर किसके इक्वल है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। देन वेक्टर आर इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो कहता है कि बेटा ये जो वेक्टर आर है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इन दोनों वेक्टर्स के सम का रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर आर क्या यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर्स है एंड वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कंपोनेंट वेक्टर्स को वेक्टर आर। तो यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है, ये वेक्टर आर के कंपोनेंट वेक्टर्स है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि हम वेक्टर्स को दो ही भागों में डिवाइड कर पाएंगे या 3 में कर पाएंगे, 4, 5 में, कितने में कर पाएंगे, हम उनको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। कहता है कि किसी भी वेक्टर को इनफाइनाइट कंपोनेंट वेक्टर के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अब आता है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग 2 गिवन डायरेक्शंस। कहता है कि अगर मान लीजिए कोई 2 डायरेक्शंस आपको गिवन है, अगर उन 2 गिवन डायरेक्शंस के अंदर आपको वेक्टर रिजोल्व करना तो कैसे करेंगे? तो देखिए बेटा हमने लिखा लेट अस वांट टू रिजोल्व वेक्टर आर अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर गिवन है वेक्टर आर, इस वेक्टर को हम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के डायरेक्शन में रिजोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो डायरेक्शन दी गई है बेटा, ये वेक्टर आर जो कि आपको गिवन वेक्टर है, ठीक है, ये डायरेक्शन दी वेक्टर ए और ये डायरेक्शन दी आपको क्या वेक्टर बी। ठीक है, एक वेक्टर दे दिया वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, इन दो वेक्टर ए की डायरेक्शन में और वेक्टर बी की डायरेक्शन में आपको वेक्टर आर को रिजोल्व करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, नाउ ड्रा लाइन फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर आर पैरेलल टू ए। सबसे पहले क्या कीजिए, वेक्टर आर को लीजिए। ठीक है, वेक्टर आर कुछ इस प्रकार से था, वेक्टर आर की टेल से
वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन खींचिए, ठीक है। वेक्टर आर की जो टेल है, वेक्टर आर की टेल ये है, यानी कि यहां से क्या कीजिए, वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन खींचिए जो कि हमने खींच दिया है यहाँ पर, ठीक है। ओके, एंड अदर लाइन फ्रॉम हेड ऑफ वेक्टर आर पैरेलल टू वेक्टर बी। फिर क्या कीजिए, वेक्टर बी के हेड से, वेक्टर आर के हेड से, सॉरी वेक्टर आर के हेड से वेक्टर बी के पैरेलल, वेक्टर बी ये वाला वेक्टर है, इसके पैरेलल आपको क्या करने की, लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। ये हमने क्या कर दी, तो लाइन ड्रा कर दी। ओके, इस पॉइंट को नाम दे दिया O, इसको दे दिया P और इसको दे दिया Q, ठीक है बेटा। लेट दीज लाइन्स मीट एट पॉइंट P, कहता है मान लीजिए ये लाइन्स, यानी कि कौन कौन सी लाइन, जो वेक्टर ए के लाइन पैरेलल है और एक जो वेक्टर बी के पैरेलल है, वो किसी पॉइंट P पर मिलती है, यानी कि वो पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है। असाइन डायरेक्शन टू दीज लाइन्स सेम एज ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब जो लाइन्स आपने यहाँ पर ड्रा किए हैं, उन लाइन्स को भी डायरेक्शन दे दीजिए, और वो डायरेक्शन वेक्टर ए और वेक्टर बी डायरेक्शन के बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर ओ की डायरेक्शन ये होगी और वेक्टर ओ की डायरेक्शन ये होगी, सर वेक्टर पी की होगी। वेक्टर ओ की डायरेक्शन ये होगी, किस डायरेक्शन में है ये, वेक्टर ए की डायरेक्शन में। वेक्टर पी की डायरेक्शन ये वाली होगी, किस डायरेक्शन में है ये, वेक्टर बी की डायरेक्शन में, ठीक है। देन according to triangle law of vector addition, triangle law of vector addition, ठीक है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होगा बेटा, वेक्टर OQ यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इन दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल होगा, दैट इज वेक्टर OQ इज इक्वल टू मीन वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ, ठीक है। यानी कि ये रिजल्टेंट वेक्टर OQ, ये दोनों के सम के इक्वल, यानी कि वेक्टर OP और वेक्टर PQ के सम के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए लेट वेक्टर OP इज इक्वल टू में M वेक्टर A, ठीक है, एंड वेक्टर PQ इज इक्वल टू में N वेक्टर P, ठीक है। मान लीजिए जो वेक्टर OP है, यानी वेक्टर A के पैरेलल है, देखिए हमने ये लिखा कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। हमने क्या कहा था, एक लाइन खींची है जो वेक्टर A के डायरेक्शन के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। उसके पैरेलल होगी, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने मान लिया वेक्टर OP किसके इक्वल है, M वेक्टर A के, ठीक है। ये क्या मान लिया, M वेक्टर A, ओके। और वेक्टर PQ के केस में भी हमने यही कहा था बेटा कि वेक्टर B के पैरेलल एक लाइन खींचिए, ठीक है। इस Q पॉइंट से वेक्टर B के पैरेलल खींचनी है, हमने लिखा था कि उसकी लेंथ वेक्टर B की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। हमने सिर्फ क्या कहा था, सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड के लिए भी कुछ नहीं कहा था, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है बस, क्योंकि हमने क्या कहा था, ये दो गिवन डायरेक्शंस में अपने उसको रिजोल्व करना था, ठीक है। डायरेक्शंस सेम होनी चाहिए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी की थी, मैग्नीट्यूड के बारे में हमने चर्चा ही नहीं की थी, ठीक है। तो वेक्टर PQ किसके इक्वल मान लिया, N वेक्टर B की, तो हमने क्या लिखा, वेक्टर PQ इक्वल टू में N वेक्टर B, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को आपको कर दूं तो क्या बन जाएगा, वेक्टर OQ इक्वल टू में M वेक्टर A प्लस में N वेक्टर B, ठीक है। यहाँ पर M और N क्या है, हेयर या वेयर, M and N are रियल नंबर्स। यहां पर M और N क्या है, रियल नंबर्स है, यानी कि कुछ वैल्यू हो सकती है जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो, ठीक है। M की भी और N की भी, यानी कि अगर मान लो फोर्स वेक्टर लिया होता हमने तो ये 2 न्यूटन हो सकता था, 4 न्यूटन हो सकता, 6 न्यूटन हो सकता था, ठीक है। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पर जो वेक्टर MA और वेक्टर NB है, ये क्या हो गया, इसके कंपोनेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो देयरफॉर वेक्टर MA एंड वेक्टर NB आर कंपोनेंट वेक्टर्स ऑफ गिवन वेक्टर R, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर MN और वेक्टर NB क्या है बेटा,
उस वेक्टर आर के कंपोनेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, टॉपिक क्या था कि हम अगर किसी भी वेक्टर को हम किसी भी किन्हीं भी दो गिवन डायरेक्शन में किस प्रकार से रिजोल्व करेंगे, जो कि हमने अभी यहां बताया। ओके बेटा, तो अभी देखिए हमने क्या किया था, किसी भी गिवन वेक्टर को किन्हीं भी दो गिवन डायरेक्शंस के अंदर रिजोल्व किया था। ठीक है, यानी कि वेक्टर आर इज इक्वल टू में एम वेक्टर ए प्लस में एन वेक्टर बी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने उसको रिजोल्व किया था, यानी कह लीजिए इस वेक्टर आर को किन्हीं भी दो गिवन डायरेक्शन के अंदर स्प्लिट किया था, और वो कंपोनेंट वेक्टर्स कौन थे आपके, वेक्टर एम वेक्टर ए प्लस में एन वेक्टर बी। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि इस वेक्टर आर को ये रिजोल्व करने का जो तरीका है, ये एक ही प्रकार का हो सकता है। एक ही प्रकार का मतलब इस वेक्टर आर को, ठीक है, एक प्रकार के वेक्टर्स में स्प्लिट किया सकता है। एक प्रकार का मतलब है, अगर जैसे कि मान लो मैंने कह दिया इसका ये क्या है 5 न्यूटन, ठीक है, तो ये क्या होगा 4 न्यूटन प्लस में 3 न्यूटन। ठीक है, ये अलजेब्रिक सम नहीं है, ये वेक्टर सम है, ध्यान रखना। जब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजोल्व करते हैं तो 5 न्यूटन ही आता है। चलिए देखिए इससे यहां से बेटा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि इस वेक्टर 5 न्यूटन को है ना 4 न्यूटन और 3 न्यूटन में ही डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, इस 5 न्यूटन को, यानी कि ये जो वेक्टर है आपका फोर्स वेक्टर 5 न्यूटन, इसको 4 न्यूटन और 3 न्यूटन में ही डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि किसी भी गिवन वेक्टर्स को, ठीक है, किन्हीं भी दो पर्टिकुलर गिवन वेक्टर्स के अंदर ही डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, या ये कह लीजिए स्प्लिट किया जा सकता है, यानी कि जो इस किसी भी गिवन वेक्टर का जो रिजोल्यूशन है ना किसी भी जो गिवन डायरेक्शंस के अंदर, वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब कह सकते हो कि एक ही प्रकार का होता है, यानी कि इनको इस 5 न्यूटन को सिर्फ 4 न्यूटन और 3 न्यूटन में ही डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हमने क्वेश्चन फॉर्म में लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इसको समझाने की कोशिश की है कि ये जो 5 न्यूटन है ये हमेशा 4 न्यूटन और 3 न्यूटन में ही स्प्लिट होगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हमने, सो दैट ए वेक्टर कैन रिजोल्व इनटू कंपोनेंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 2 गिवन वेक्टर्स इज ओनली वन वे। हमने क्या कहा बेटा, इन ओनली वन वे। कहता है कि किसी भी वेक्टर को किन्हीं भी दो गिवन डायरेक्शंस के अंदर एक ही प्रकार से या एक ही तरीके से रिजोल्व किया जा सकता है, या सिंपली ये कह लीजिए एक प्रकार के कंपोनेंट्स में ही। ठीक है, ये जो 5 न्यूटन फोर्स वेक्टर था इसको हमने किस में डिवाइड किया, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन में। ये ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा 3 न्यूटन प्लस में 2 न्यूटन। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो गलत होगा। तो कहने का मतलब क्या है, 5 न्यूटन को सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स के अंदर या इन्हीं कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि जो कंपोनेंट फैक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल ही रहेगा। ठीक है, 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन में ही डिवाइड होंगे। ओके, इसी बात को यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, लेट वेक्टर आर इज रिजोल्व्ड इनटू कंपोनेंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कहता है मान लीजिए अपने पास वेक्टर आर है, इस वेक्टर आर को हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के डायरेक्शन में अपने को रिजोल्व करना है। ठीक है, तो वही रिजोल्व करने के लिए जैसा कि हमने जस्ट थोड़ा सा पहले किया था, क्या करेंगे बेटा, हम जो वेक्टर आर था, ठीक है, वेक्टर आर की टेल पर हम क्या करेंगे, वेक्टर आर की टेल से हम वेक्टर ए के पैरेलल लेके लाइन ड्रा कर देंगे। उसी प्रकार वेक्टर आर के हेड से बी एंड वेक्टर बी के पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे। फिर इनको क्या करेंगे, डायरेक्शन असाइन करेंगे। ठीक है, किसके पैरेलल, वो डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी की सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, इसको हमने नाम दिया था ओ, इसको नाम दिया था पी, इसको नाम दिया था क्यों। ठीक है, इस ओके, अब देखिए, लेट देयर एग्जिस्ट ए सेट ऑफ रियल नंबर्स m एंड n सच दैट। कहता है कि मान लीजिए हमारे पास रियल नंबर से एक सेट अवेलेबल है। ठीक है, वो क्या, m और n। ठीक है, m और n दो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जो m रियल नंबर है वो किससे हद मल्टीप्लाइड है, वेक्टर a के साथ, और n जो रियल नंबर है वो किससे हद मल्टीप्लाइड है, वेक्टर b के साथ। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है किसके ऊपर होगा, m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b। ठीक है, तो वेक्टर r किसके ऊपर होगा बेटा, m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b। ये अभी तो थोड़ी देर पहले क्या था। ओके, तो देखिए बेटा ये जो कंपोनेंट्स है ना ये हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, हम रियल नंबर्स को कुछ भी कंसीडर कर लें, लेकिन वो रियल नंबर इन m और n के बराबर ही रहेंगे। ध्यान रखना, वेयर वेक्टर m a एंड वेक्टर n b आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर r। कहता है आपको वेक्टर m a और वेक्टर n b वेक्टर r के कंपोनेंट्स है, या वेक्टर r के कंपोनेंट्स है। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। कौन सी डायरेक्शन में, वेक्टर a और वेक्टर b की डायरेक्शन में। ओके, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। लेट देयर एग्जिस्ट अनदर सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पास मान लीजिए कोई दूसरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, अब रियल नंबर m और n की जगह में क्या मान लिया, m डैश और n डैश। ठीक है, तो देखिए बेटा वेक्टर r किस इक्वल होगा, ऐसे वेक्टर r इज इक्वल टू में m डैश वेक्टर a प्लस में n डैश
वेक्टर बी। ठीक है, अब जो वेक्टर आर है इसके जो कंपोनेंट वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एम डैश वेक्टर ए प्लस में एन डैश वेक्टर बी। ठीक है, इसको नाम दे दिया गया इक्वेशन नंबर। अब क्या करेंगे बेटा, आप इस इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। क्या लिखता हूं मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए क्या आएगा। लेफ्ट साइड में तो क्या, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर, उससे फर्क पड़ेगा। इधर देखिए बेटा, एम वेक्टर में से एम डैश वेक्टर घटेगा तो क्या बनेगा, एम माइनस एम डैश इंटू वेक्टर ए प्लस में इसी प्रकार एन वेक्टर बी में से एन डैश वेक्टर बी घटेगा तो क्या बनेगा, एन माइनस एन डैश वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर आर में से वेक्टर आ गया 0, यानी कि क्या लिख सकता हूं इसको मैं, एम माइनस एम डैश इंटू वेक्टर ए प्लस में एन माइनस एन डैश वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर देखिए बेटा, क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 हो सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो इधर मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ना तो वेक्टर ए को 0 के इक्वल हो सकता है, एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो ना ही वेक्टर बी 0 हो सकता है। तो इसका मतलब कौन 0 होगा, एम माइनस एम डैश और एन माइनस एन डैश। देयरफॉर एम माइनस एम डैश विल बी इक्वल टू 0 और एन माइनस एन डैश विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा, यहां पर इस एम डैश को मैं इक्वल से राइट साइड में लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एम इज इक्वल टू में एम डैश। ठीक है, इसी प्रकार एम डैश को इक्वल से राइट साइड में लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एन माइनस एन डैश। तो एन इक्वल टू में एन डैश। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रियल नंबर हमने यहाँ पर कंसीडर किया है एम डैश और एन डैश, वो हमेशा एम और एन के ही इक्वल होगा। यानी कि हमने क्या लिखा है, वेक्टर आर इज इक्वल टू में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के लिए, या एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी के लिए। लेकिन यहाँ पर जो भी आप रियल नंबर होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एम और एन डैश हमेशा इक्वल है, एन और एन डैश भी क्या इक्वल है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी फोर्स वेक्टर है, मान लीजिए ये कोई फोर्स वेक्टर 5 न्यूटन, इसको रिजोल्व करना है तो 4 न्यूटन मान लीजिए ये होगा और 3 न्यूटन मान लीजिए ये होगा। ठीक है, तो इस 5 न्यूटन को हम हमेशा 4 न्यूटन और 3 न्यूटन में ही डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि 3 न्यूटन आ गया 2, अगर इधर 3 न्यूटन आएगा और इधर 2 कर देंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जब भी ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट 5 न्यूटन नहीं आएगा। यानी कि 3 न्यूटन और 2 न्यूटन मिलकर के उतना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे जितना 5 न्यूटन अकेला कर रहा था। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह 4 न्यूटन करेंगे, इसकी जगह 3 न्यूटन करेंगे, ठीक है, तो इस 5 न्यूटन को जब भी आप रिजोल्व करना चाहेंगे ये हमेशा 4 न्यूटन और 3 न्यूटन में ही रिजोल्व होगा। ये 5 न्यूटन हमेशा 4 न्यूटन और 3 न्यूटन में ही डिवाइड होगा। जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जब इसको रिजोल्व करोगे या स्प्लिट करोगे तो हमेशा 4 न्यूटन और 3 न्यूटन में ही टूटेगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी जो गिवन वेक्टर है आपको, अगर उस गिवन वेक्टर को किसी भी जो गिवन डायरेक्शंस में रिजोल्व करना हो तो उनको एक यूनिक वे में ही या एक यूनिक तरीके से ही स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उनको किसी एक मेथड से स्प्लिट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।